हेलो बच्चों, आज हमारे टॉपिक का लास्ट पार्ट है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिश पावर, इसका लास्ट पार्ट है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे मराठास के बारे में। स्टार्टिंग में तो मराठास मेनली महाराष्ट्र में थे, लेकिन वो अलग अलग एरियाज़ में भी थे और इनकी अलग अलग डायनेस्टी थी, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। तो इन सब मराठास के ऊपर एक हेड होता था, उसको पेशवा कहा जाता था। तो मराठास और अंग्रेज़ों के बीच में 3 वॉर हुए थे। पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई 1782 में। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसमें ब्रिटेन ने उड़ीसा और यमुना के नॉर्थ हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ, उसमें ब्रिटिशर्स ने मराठास को बुरी तरीके से हरा दिया। और इनके बीच में एक और वॉर हुआ था पानीपत में, जिसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी बोलते हैं, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए थे। तो ये सब होने के बाद अंग्रेज़ों ने एक एग्रेसिव पॉलिसी शुरू की और उसमें कहा कि उन्होंने कि हमें किसी भी तरीके से क्या करना है, अपना हक जमाना है यहाँ या पैरामाउंट से डिक्लेयर करनी है। मतलब इसका ये कि अब कंपनी ही सुप्रीम रहेगी और पूरे इंडिया पे सिर्फ कंपनी का ही रूल होगा। तो ये सब इसमें एक एक्सेप्शन भी था। ये चीज़ कब हुई थी? ये चीज़ शुरू हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। तो इसमें एक एक्सेप्शन ये था कि किट्टौर में हुआ। किट्टौर जो कर्नाटका में है, वहाँ पे रानी चन्नम्मा थी। रानी चन्नम्मा उन्होंने कहा कि हमें किसी भी हालत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं देनी है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमें एक्सेप्टेंस नहीं देनी है और हम एंड तक लड़ेंगे। तो उनको क्या हुआ, 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और उनके जो चौकीदार थे, वो जिनका नाम रायना था, वो बहुत सालों तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। तो 1830 में उनको भी फांसी हुई। तो इस तरीके से अलग अलग जगह ऐसी थी, वहाँ पे बोला गया कि हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना ही लड़ना है। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, साउथ इंडिया को अपने अंडर कर लिया। लेकिन उन्हें हमेशा से रशिया से डर था। उन्हें ये था कि रशिया जो है बहुत पावरफुल है। तो अगर रशिया ने अटैक कर लिया तो रशिया क्या कर लेगा, इंडिया का नॉर्थ हिस्सा अपने अंडर कर लेगा। तो कंपनी ने किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान से अटैक को सोचा कि अटैक को रोका जाए, रशिया से अटैक रोका जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया, नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल कर दिया। तो 1843 में ब्रिटिशर्स ने सिंध को अपने अंडर कर लिया। 1849 में पंजाब को अपने अंडर कर लिया जब रणजीत सिंह की डेथ हुई। फिर ब्रिटिशर्स ने न्यू पॉलिसी पास की, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाने लगा। तो ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने पास की, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडियन रूलर जिसका कोई वारिस नहीं है, तो उसकी डेथ के बाद क्या हो जाएगा, उसकी किंगडम जो है वो लैप्स हो जाएगी। मतलब वो किंगडम उसका सीधे सीधे कंपनी के अंडर यानी अंग्रेज़ों के अंडर आ जाएगा। तो क्या किया, इसी पॉलिसी की वजह से उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स जो है वो अपने अंडर कर लिए, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। और अवध को इन्होंने 1856 में अपने अंडर कर लिया। और ये आर्ग्यूमेंट दिया कि वहाँ के जो गवर्नेंस है वो अच्छे से नहीं चल रही है, तो इसलिए हमें इसको अपने अंडर करना पड़ेगा। तो 1857 का जो वॉर हुआ था, उसमें अवध का मेन रोल था। तो अब वॉरेन हास्टिंग जब इंडिया आया, तो इंडिया के अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, तो हर प्रेसिडेंसी का अपना अपना गवर्नर था। तो तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड हास्टिंग्स ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। मेनली उन्होंने जस्टिस के स्फेयर में रिफॉर्म्स किए। तो कहा कि सबको जस्टिस दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कोर्ट बनाए। 2 तरह के कोर्ट इस्टेब्लिश हुए, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहा गया और दूसरा सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहा गया। फौजदारी अदालत के हेड थे काजी और दीवानी अदालत के हेड को मुफ्ती कहा जाने लगा। तो वारेन हास्टिंग को 7 साल के लिए इम्पीच किया गया और उनको वापस भेज दिया गया। और तब पता चला कि उन्होंने बंगाल में
ठीक से कंपनी का जो रूल है, शासन है, फैलाया नहीं था अच्छे से। तो इसी वजह से उसको बंदी बना लिया गया और वापस भेज दिया गया। जब कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए थे तो हर रिलीजन में इसका क्या हुआ, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होने लगा। तो जो हिंदू धर्म के लॉज थे उसमें ब्राह्मण पंडित्स ने अपने हिंदू धर्म के हिसाब से इंटरप्रिटेशन की। तो 11 पंडित्स को मिला के बोला गया कि तुम हिंदू लॉज बनाओ। तो NB हालहर्ड ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। फिर 1778 में मुस्लिम लॉज का कोड पास हुआ जिसमें यूरोपियन जजेस को बहुत फ़ायदा हुआ। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ जिसमें नया सुप्रीम कोर्ट बना और उसमें कोर्ट ऑफ अपील बना जिसको सदर निज़ामत अदालत कहा गया, जो कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ। अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर रखा गया और कलेक्टर का काम था पूरे एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी ने अपनी आर्मी रखना भी शुरू कर दिया। तो आर्मी रखना शुरू किया। शुरू में उन्होंने क्या किया, पैदल आर्मी रखी जिसको इन्फेंट्री कहा गया, और वो तीर अंदाजी मतलब तीर चलाने में माहिर थी और तलवारों से लड़ती थी। बाद में उन्होंने कैवलरी रखी। कैवलरी क्या थी, जो घुड़सवार होते थे, मतलब घोड़े पे सवार होके वॉर करते थे। तो बहुत टाइम तक वो इसी तरीके से लड़ते रहे। बट बाद में क्या हुआ, जब बर्मा और अफ़गानिस्तान से अटैक होने लगे तो उनको महसूस हुआ कि जो हमारे घुड़सवार है वो तो इस काबिल है ही नहीं, जंग मतलब वॉर में हिस्सा लेने के काबिल है ही नहीं, क्योंकि इनके पास मशीन गन्स वगैरह नहीं है। क्योंकि जो अटैक कर रहे हैं बर्मा और अफ़गानिस्तान वाले, उनके पास तो मशीन गन है, तोप है, तो हमारे पास ये सब कुछ है नहीं। तो उनसे लड़ने के लिए हमें अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी भी उस टाइम पे आगे बढ़ने लगी। जब अंग्रेज़ इंडिया आए थे फर्स्ट टाइम, तो उन्हें 6 से 8 महीने लगते थे आने में, पहुंचने में, इंडिया पहुंचने में। तो जब स्टीम टेक्नोलॉजी यानी स्टीम इंजन बनाए गए तो जो डिस्टेंस था ब्रिटेन से इंडिया तक वो अब 3 हफ्तों में हो गया, तब्दील हो गया। मतलब पहले 6 से 8 महीने लगते थे, अब खाली 3 हफ्ते लगने लगे। तो ये सब डेवलपमेंट के साथ साथ चल रहा था। तो इंडिया में कुछ इवेंट्स ऐसे, इंडिया में हमें पता है इंडिया में इवेंट्स हो रहे थे ये सब, तो पूरे वर्ल्ड का भी यही हाल था। बहुत से लोग अपना रूल फैला रहे थे अलग अलग कंट्रीज़ पे। तो साउथ अफ्रीका का जो एरिया है वो ज़्यादा प्रोन एरिया था, क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या किया जाता था, बंदी बनाया जाता था और उन्हें क्या बेच दिया जाता था स्लेव मार्केट्स में, उनसे मजदूरी स्लेव बनाया जाता था। तो ये जो अफ्रीका में स्लेव ट्रेड बढ़ता जा रहा था, तो डच की जो टेरिटरी थी उस टाइम पे अफ्रीका के मार्केट में बहुत फैली हुई थी। लेकिन जो स्लेवरी है वो 1834 में ख़त्म कर दी गई। तो उस टाइम पे लगभग 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स जो थे केप में, उनको भी मतलब आज़ाद कर दिया गया। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मूवमेंट्स होते गए। तो ये आगे चल के कैसे इंडिया का मूवमेंट बना, ये हम आगे चल के आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।